हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि क्लास 12 की फिजिक्स का चैप्टर 3 हमने स्टार्ट कर दिया है, इलेक्ट्रिक करंट वाला, और जिसके 2 पार्ट में आपको पहले कंप्लीट करा चुका हूँ। आज ये पार्ट 3 है और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और बोर्ड एग्जाम 2021 की तैयारी बेस्ट तरीके से करना चाहते हो तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और जो घंटा है ना उसे दबा लेना, जिससे आगे आने वाली एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। ठीक है, चलो। तो स्टूडेंट को इससे पहले वाली वीडियो में आपको हमने कहाँ तक बताया था, गतिशीलता तक। अब उससे अगली जो हेडिंग आती है स्टूडेंट, वो है हमारी वैद्युत प्रतिरोध। वैद्युत प्रतिरोध इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। अब बात आती है कि डेफिनेशन क्या होती है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की। तो स्टूडेंट, यहाँ पर मैं एक छोटा सा डायग्राम बना दे रहा हूँ आप सभी को समझाने के लिए। ये कोई चालक है, चालक तार मान लो, ठीक है। अब इस चालक के सिरों के बीच अगर हमने कोई बैटरी जोड़ दी, क्या जोड़ दी, कोई बैटरी। जब कोई बैटरी जोड़ी जाएगी तो चालक में स्टूडेंट क्या प्रवाहित होगी, विद्युत धारा प्रवाहित होगी। और जो बैटरी जोड़ी है वो 5 वोल्ट 10 वोल्ट मतलब किसी ना किसी विभवांतर की होगी, या फिर हम कह सकते हैं विद्युत वाहक बल की होगी। ठीक है, तो जब किसी चालक के सिरों के बीच हम कोई बैटरी जोड़ते हैं तो इसका मतलब क्या है कि हमने वैद्युत क्षेत्र लगा दिया या फिर हमने विभवांतर उत्पन्न कर दिया उस चालक के सिरों के बीच। अब सपोज करिए कोई चालक तार था, अगर हमने इसके सिरों के बीच कोई बैटरी लगा दी तो हमने क्या किया, इस चालक के सिरों के बीच हमने विभवांतर उत्पन्न कर दिया है। अब कितने वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हुआ वो डिपेंड करेगा बैटरी के ऊपर। और जब विभवांतर स्थापित हो चुका है तो इसमें धारा भी प्रवाहित होगी, क्योंकि बिना धारा के विभवांतर उत्पन्न नहीं हो सकता। तो किसी चालक के सिरों के बीच लगाए गए वैद्युत विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित वैद्युत धारा के जो अनुपात है, जो रेशियो होता है, उसी को हम चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। बहुत ही इजी डेफिनेशन है। किसी चालक, कोई चालक तार ले लो, तो किसी चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर या वैद्युत विभवांतर तथा चालक में तथा उसमें या फिर चालक में प्रवाहित वैद्युत धारा के अनुपात को क्या कहते हैं, चालक का वैद्युत प्रतिरोध। तो मैं यहाँ पर यही डेफिनेशन लिखूंगा, किसी चालक के सिरों के बीच लगाए गए वैद्युत विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित वैद्युत धारा के अनुपात को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। वैद्युत प्रतिरोध या इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर सभी को? बहुत ईजी डेफिनेशन है कि अगर कोई चालक है, कोई चालक तार ले लिया तो उस चालक तार के सिरों के बीच हमने कोई बैटरी जोड़ दी है। बैटरी जोड़ने का मतलब है कि उस चालक तार के सिरों के बीच हमने विभवांतर उत्पन्न कर दिया है, और जब बैटरी जोड़ दिया तो कोई ना कोई धारा उसमें प्रवाहित होगी। तो किसी चालक के सिरों के बीच लगाए गए वैद्युत विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित जो वैद्युत धारा का अनुपात है, उसी को हम चालक का वैद्युत प्रतिरोध या इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है ना, अनुपात को चालक का, यहाँ चालक लिख सकते हो, चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है आगे क्या लिखोगे, यदि चालक के सिरों के बीच, यदि चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर कैपिटल V तथा उसमें प्रवाहित धारा स्मॉल I हो तो चालक का वैद्युत प्रतिरोध। ठीक है,
अब जो चालक हमने ले रखा है, इस चालक के सिरों के बीच कितना विभवांतर लगा दिया स्टूडेंट हमने V, और चालक में हमने कितनी धारा प्रवाहित कर दी I। तो चालक का वैद्युत प्रतिरोध R बराबर क्या सूत्र हो जाएगा, V/I। आप यहाँ से भी पूरी की पूरी डेफिनेशन बना सकते हो सूत्र के द्वारा कि किसी चालक के सिरों के बीच लगाए गए वैद्युत विभवांतर तथा चालक में प्रवाहित तथा उसमें प्रवाहित धारा या वैद्युत धारा के अनुपात को, देखो बट्टे का निशान लगा हुआ है, अनुपात को चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। तो क्या आपको रटना पड़ेगा, तो डेफिनेशंस को इस फॉर्मूला से बनाना सीखो। आप इसी से पूरी की पूरी डेफिनेशन बना सकते हो। अगर आपको ये सूत्र याद हो गया तो आपको वैद्युत प्रतिरोध की परिभाषा भी याद हो चुकी है। कैसे, डेफिनेशन कैसे बनाओ, किसी चालक के सिरों के बीच लगाए गए वैद्युत विभवांतर, हमने उस चालक के सिरों के बीच कोई बैटरी जोड़ दी, इसका मतलब विभवांतर हमने उसमें उत्पन्न कर दिया। तो किसी चालक के सिरों के बीच लगाए गए वैद्युत विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित वैद्युत धारा का अनुपात जो है वो चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। आपको यहाँ पर मात्रक की भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मात्रक इसका देखो कैसे बनाओगे। अब एक चीज़ बताओ, V का मात्रक क्या होता है, विभवांतर का मात्रक मैं आप सभी को बता चुका हूँ क्या होता है, वोल्ट। और धारा का मात्रक आप इसी चैप्टर में पहले ही पढ़ चुके हो, क्या होता है, एम्पियर। तो इसका एक यूनिट तो स्टूडेंट वोल्ट प्रति एम्पियर बन जाएगा, और इसी को स्टूडेंट कहा जाता है ओम। क्या कहा जाता है, ओम। इसका सिंबल आप सभी याद रखोगे, ये होता है जिसको कहते हैं ओमेगा। इस सिंबल का नाम भी लिख लेना, क्या है, ओमेगा। ठीक है, आपने ये भी ओमेगा सुना होगा स्टूडेंट, ये भी ओमेगा होता है, ये भी ओमेगा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात होगी इसके यूनिट की, इसके मात्रक की। यहाँ से मैं आपको 1 ओम को डिफाइन करूँगा कि आखिर 1 ओम की अगर बोर्ड में मतलब परिभाषा पूछी जाए तो आप कैसे बना सकते हो। 1 ओम क्या लिखोगे, यदि V इज इक्वल टू 1 वोल्ट एवं I इज इक्वल टू 1 एम्पियर हो तो। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पर हमने V कितना ले लिया, 1 वोल्ट, और I हमने कितना ले लिया, 1 एम्पियर। तो अब देखो परिभाषा कैसे बनेगी वो देख लो। ठीक है, तो V बराबर 1 वोल्ट एवं I बराबर क्या है, 1 एम्पियर हो तो R बराबर आप यहाँ पर क्या लिख दोगे, 1 ओम। पूरी की पूरी परिभाषा इसी से बन चुकी है। कैसे बनाओगे, यदि किसी चालक के सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर उसमें प्रवाहित वैद्युत धारा 1 एम्पियर हो तो चालक का वैद्युत प्रतिरोध 1 ओम होगा। रटना पड़ेगा, नहीं ना, लिख लो। तो यही मैंने क्या बोला है, यदि किसी चालक के सिरों के बीच लगाया गया वैद्युत विभवांतर 1 वोल्ट तथा उसमें प्रवाहित, तथा उसमें का मतलब चालक में, तथा उसमें प्रवाहित वैद्युत धारा 1 एम्पियर हो तो चालक का वैद्युत प्रतिरोध, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कितना होगा, 1 ओम होगा। 1 ओम होगा। बताओ, रटना पड़ेगा यार आपको। पूरी की पूरी डेफिनेशन मैंने तो आपको ऊपर जो लिखा है ना इसी से बनाई है। अगर कोई चालक है, उसके सिरों के बीच हमने कितना विभवांतर लगा दिया, 1 वोल्ट, और चालक में हमने कितनी धारा प्रवाहित की है, 1 एम्पियर। तो उस चालक का जो वैद्युत प्रतिरोध होगा, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होगा, वो कितना हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर तो कैसे लिख सकते हो आप, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, R बराबर 1 वोल्ट प्रति 1 एम्पियर, और वोल्ट प्रति एम्पियर को हम ओम कहते हैं, तो इसको क्या लिखा जा सकता है आगे, 1 ओम, इस तरीके से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर यही बोला है कि अगर कोई चालक है, उसके सिरों के बीच हमने 1 वोल्ट का विभवांतर लगा दिया, और चालक में जो धारा हम प्रवाहित कर रहे हैं वो 1 एम्पियर की है, तो जो चालक तार हमने ले रखा है उसका वैद्युत प्रतिरोध स्टूडेंट कितना हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा। तो ये हमारी वैद्युत प्रतिरोध की परिभाषा हो गई। ये हमारा, इससे हमने देखो सूत्र से मात्रक बना लिया, और यहाँ से हमने 1 ओम को भी डिफाइन कर दिया। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसकी हम विमा की बात करेंगे कि आप इसकी विमा कैसे निकाल सकते हो। कोई भी चीज़ आपको रटनी नहीं पड़ेगी, उसकी टेंशन ना लो। आगे हेडिंग डाल लो, विमा, डायमेंशन। किसकी विमा, वैद्युत प्रतिरोध की विमा।
देखो हेडिंग क्या है हमारी, अब विमा किसकी, वैद्युत प्रतिरोध की, डायमेंशन। अब देखो हम सूत्र से भी बना सकते हो, हम मात्रक से भी बना सकते हैं। मैं आपको मात्रक से बनाना सिखा रहा हूं। आर की विमा, अभी हमने सूत्र पढ़ा था आर बराबर वी अपॉन आई। वी का मात्रक क्या होता है, वोल्ट, आई का क्या होता है, एम्पियर। तो वोल्ट प्रति एम्पियर मैंने आपको आर का एक मात्रक बताया था। आप सभी को अगर पता है तो वोल्ट किसका मात्रक है, विभव या विभवांतर का। और वोल्ट को हम क्या लिख सकते हैं, जूल प्रति कूलाम, क्योंकि आपने ये सूत्र जरूर पढ़ा होगा, V बराबर W अपॉन क्यू नॉट। तो यहाँ से वोल्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जूल प्रति कूलाम। तो मैं यहाँ पर वोल्ट को हटाकर क्या लिखूंगा, जूल प्रति कूलाम, और पूरे के बट्टे में क्या चल रहा है हमारा, एम्पियर। अब देखो कूलाम को भी हम नीचे ले आएंगे, तो जूल प्रति कूलाम इंटू एम्पियर। अब बताओ, देखो कार्य का विमा शायद सभी को पता होगा, कूलाम की सभी को पता होगी, और एम्पियर की भी पता होगी। जूल की क्या होती है, एम एल, कार्य की विमा ml की पावर 2 t की पावर -2, ठीक है। उसके बाद कूलाम आवेश की क्या होती है, AT, और एम्पियर के लिए क्या यूज़ करते हैं, A। आगे क्या लिख सकते हो इसको, ml की पावर 2 t। अब समझना, एक t नीचे से ऊपर जा रहा है, t की पावर -2 पहले से है, तो क्या हो जाएगा, एक और -1 आएगा तो क्या हो जाएगा, t की पावर -3। एक ए ये रहा, एक ए ये रहा, तो a की पावर 2 जब ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, a की पावर -2, ठीक है। तो ये क्या हो गई, हमारी विमा हो गई आर की। तो वैद्युत प्रतिरोध का जो टॉपिक है वो तो समाप्त हो गया। अब बात करते हैं वैद्युत चालकता की। इससे अगला जो टॉपिक है वो क्या है, वैद्युत चालकता। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। बहुत ही इजी डेफिनेशन है कंडक्टिविटी। तो कोई हिंदी के साथ इंग्लिश पढ़ना भी ज़रूरी है, क्योंकि आगे जाके आपको टोटली इंग्लिश में पढ़ना होगा, इसी वजह से मैं आपको हिंदी के साथ इंग्लिश भी लिखता हूँ। बात करते हैं व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, मतलब इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी या वैद्युत चालकता कहते किसे हैं। बहुत ही इजी है, वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं, वैद्युत चालकता कहते हैं। और इसका कोई सिंबल नहीं होता, इसी को किसी के द्वारा रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, ठीक है। वैद्युत चालकता बराबर आप क्या लिख सकते हो, तो वैद्युत चालकता बराबर 1 अपॉन वैद्युत प्रतिरोध, यही तो लिखोगे। मैंने बोला व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा। तो देखो पूरी परिभाषा आप यहीं से बना सकते हो। वैद्युत प्रतिरोध के उल्टा लिखा हुआ व्युत्क्रम बोला जाएगा, रेसिप्रोकल बोला जाएगा। तो वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहा जाता है, यही मैंने डेफिनेशन में लिखा है। तो बहुत ही ज़्यादा इजी डेफिनेशन है, इसको आपको रटना नहीं पड़ेगा, और रटवाने की तो मैं आपको कोशिश भी नहीं कर रहा। मात्रा की बात करें स्टूडेंट की, इसका मात्रक क्या होगा। तो आप सभी को पता है कि वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है, ओम है, और इसका उल्टा क्या, देखो मैं इसको बता रहा हूँ कैसे लिखा है। अब 1 अपॉन ओम, या तो आप ऐसे लिख सकते हो, ओम को जब ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, एक तो हो जाता है ओम इनवर्स, ठीक है। ओम इनवर्स किसका मात्रक होता है, वैद्युत चालकता का। या ओम को क्या लिखेंगे, OHM, और वैद्युत चालकता क्या है, वैद्युत प्रतिरोध का एकदम उल्टा है, तो हम इसको उल्टा लिखेंगे MHO, महो। मतलब इसका एक और जो यूनिट होता है वो क्या होता है, महो। या इसका एक और यूनिट होता है साइमन, ठीक है। तो आपको सभी यूनिट्स याद रखने हैं। ओम इनवर्स कैसे आया वो समझ में आ गया, महो मैंने कैसे बताया वो भी आ गया होगा, साइमन एक और यूनिट होता है इसका जो आपको याद रखना है। तो वैद्युत चालकता के यहाँ पर 3 यूनिट निकल के आते हैं, ओम इनवर्स या महो या फिर साइमन। क्लियर है टॉपिक, बहुत ही अच्छे से हो गया होगा। अगर हम इसकी विमा की बात करें तो जो वैद्युत प्रतिरोध की विमा है उसकी उल्टी कर दो इसकी विमा, मतलब जहाँ M पॉजिटिव है तो यहाँ M नेगेटिव हो जाएगा, L यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ L नेगेटिव हो जाएगा, T यहाँ पर पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, और A की पावर 2, ये हमारी वैद्युत चालकता की विमा हो जाएगी। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमारा जो वैद्युत चालकता वाला टॉपिक है वो भी समाप्त हो गया कि वैद्युत प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम है, जो रेसिप्रोकल है, उसी को हम वैद्युत चालकता कहते हैं। तो सूत्र हमारा ये हो जाएगा, हम यूनिट भी इसी से बना रहे हैं और विमा भी हमने इसी से बनाई है। क्लियर है टॉपिक सभी को, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बात करते हैं अगले टॉपिक की, ठीक है, जिसका नाम है ओम का नियम। बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
और वीडियो अच्छे लगा कर तो प्लीज़ लाइक और शेयर किया करो यार। आप सभी डिसलाइक करते हो तो मन नहीं करता आप सभी के लिए डेली बेसिस पे हम वीडियो शूट किया करें। और यही रीज़न है कि आपको हम केमिस्ट्री की वीडियोज़ अभी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। बट हाँ, 1 या 2 दिन में आपको केमिस्ट्री के रेगुलर बेसिस पे वीडियोस मिलने वाली है, क्योंकि स्टूडेंट फिर आपका सिलेबस खत्म नहीं हो पाएगा। और वैसे भी आप सभी को पता होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हम 3 चैप्टर्स कंप्लीट करा चुके हैं, ठीक है। हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन, एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल और आपका एल्कोहल फिनोल एवं ईथर, ये कंप्लीट हो चुके हैं। जिन बच्चों ने वीडियोस ना देखी हो प्लेलिस्ट में जाकर देख लो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। और हमने एक सीरीज चलाई थी रिएक्शंस कैसे की जाती हैं, वो भी देख लो, ठीक है। चलो अब बात करते हैं स्टूडेंट, ये टॉपिक खत्म हो गया ओम का नियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर 2021, इंग्लिश में कहते हैं ओम्स लॉ। यहां लिखोगे इस नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इस नियम के अनुसार, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं ब्रैकेट में लिख लो जैसे ताप न बदलें तो चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा का अनुपात नियत रहता है, ठीक है स्टूडेंट। तो अगर कोई चालक है और उस चालक की जो फिजिकल स्टेट है, जैसे टेम्परेचर हो गया, अगर ये कांस्टेंट है, अगर इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, तो चालक के सिरों के बीच जो हमने विभवांतर लगाया है वो, और जो धारा हमने प्रवाहित की है वो, इन दोनों का जो रेशियो है, जो अनुपात है, वो कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, V/I इज इक्वल टू कांस्टेंट, और जो नियतांक है स्टूडेंट, ये वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। V/I इज इक्वल टू कांस्टेंट इज इक्वल टू R। बट ये कब पॉसिबल है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो। इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, लिख लेना, ठीक है ना, इज कांस्टेंट इंग्लिश में लिखा है यहाँ, इसका मतलब यदि ताप ना बदले, ताप स्थिर रहे, ठीक है, इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट। आगे लिख सकते हो इसको, या इसको लिखा जा सकता है, या V इज इक्वल टू I इंटू R, यही तो लिखोगे। कांस्टेंट की जगह हमने R यूज़ किया है, तो V/I इज इक्वल टू R हो जाएगा। तो V इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, I इंटू R। या फिर एक और इसको लिखा जा सकता है, R हमारे यहाँ पर क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो V और I में क्या रिलेशन निकल के आएगा, V प्रोपोर्शनल I। यहाँ से एक बहुत ही अच्छा निष्कर्ष निकलेगा। यहाँ से यह स्टूडेंट, जो परिपथ ओम के नियम का पूर्णतः पालन करते हैं, उनके लिए VI ग्राफ एक सरल रेखा होगी, अब इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब यह है कि अगर हमने विभवांतर किसी चालक में ज़्यादा स्थापित कर दिया तो धारा का मान भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम बना सकते हो आप सभी। VI, इधर हमने क्या ले रखा, वोल्टेज, और इधर हमने क्या ले रखा है, धारा। अब ये एक सीधी लाइन खींची जाएगी तो ये सीधी जाएगी बिल्कुल, ठीक है। और ये क्या हमारा VI ग्राफ है, मतलब इस ग्राफ के किसी भी बिंदु पर अगर हम जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे, ठीक है ना, इस तरीके से समझने की कोशिश करना जो समझाता हूँ मैं। यहाँ पर है 10 एम्पीयर की धारा और यहाँ पर है वोल्टेज कितना, फॉर एग्जांपल मान लो, मैं मान के चल रहा हूँ यहाँ पर भी 10 वोल्ट है। तो अगर आप यहाँ से R निकालोगे तो क्या निकल के आया, 10/10 कितना आ गया, 1 ओम, ठीक है। आगे फिर बढ़ते हुए ऐसे ही यहाँ पर आ गए हम, यहाँ पर सपोज करो 20 एम्पीयर धारा हो गई, यहाँ पर वोल्टेज 20 हो गया, तो फिर वही आएगा
20/20 कितना आ जाएगा 1। इसी तरीके से फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, यहाँ पर 30 हो गया सपोज करो, तो 30/30 कितना आएगा 1। मतलब इस जो आपको ये ग्राफ दिखाई दे रहा है VI ग्राफ, इसके किसी भी बिंदु पर अगर आप देखोगे तो V/I का जो रेशियो है स्टूडेंट वो कैसा निकल के आएगा, कांस्टेंट निकल के आएगा, नियत निकल के आएगा। और यही हमारा ओम्स लॉ कहता है। ठीक है, क्लियर है सभी को? बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो जो भी परिपथ ओम के नियम का पूर्णतः पालन करते हैं उनके लिए VI ग्राफ एक सरल रेखा होगी, जैसे मैंने यहाँ पर बनाई थी। ब्रैकेट में नीचे लिख लेना VI ग्राफ। ठीक है ना? क्लियर है सभी को ये टॉपिक? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और ये तो मैंने समझाने के लिए आपको 10-20 लिए हैं, इसको मिटा के अब जो मैंने शुरुआत में डायग्राम बनाया था उसको बना लेना। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक टॉपिक? अब डिस्कस करेंगे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो पूछा जाएगा 2021 में। पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लो आप सभी। अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति, डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन इंग्लिश। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बोर्ड में पूछा जाएगा। अब देखो बहुत सारे बच्चे कह रहे सर 1-1.5 घंटे वीडियो प्रोवाइड करते हो। स्टूडेंट देखो आप सभी के पास इतना डाटा नहीं होता है कि आप सभी सारी क्लासेस को देख पाओ इतनी बड़ी। ठीक है, तो जितना भी हम कंटेंट आपको दे रहे हैं, नॉट अ कंटेंट, टिकटॉक नहीं है, ठीक है, यूट्यूब है। तो यहाँ पर हेडिंग लगा लो, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति, डेरिवेशन ऑफ, डेरिवेटिव लिख सकते हो, डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, इसको हेडिंग बना देते हैं, इंपॉर्टेंट है 2021 के लिए। आप इसके ऊपर लिख सकते हो इम्पोर्टेंट, IMP। तो अगर हम इस डेरिवेशन को समझना चाहते हैं तो इसके लिए मैं एक प्यारा सा छोटा सा डायग्राम बनाना पड़ेगा, जो आपको मैं पहले भी कई बार बनवा चुका हूँ। ये कोई चालक तार ले लिया हमने, इसकी लंबाई यहाँ पर हम स्मॉल l लेंगे, ठीक है, और क्षेत्रफल लेंगे अनुप्रस्थ परिक्षेत्र का कैपिटल A। तो इसकी जो लेंथ है ये क्या है, L है, और ये जो क्षेत्रफल है इसका अनुप्रस्थ परिक्षेत्र का वो कितना है, कैपिटल A। और इस चालक तार के सिरों के बीच हम क्या जोड़ देंगे, कोई बैटरी, इस तरीके से जो अब तक हम करते आ रहे हैं। तो इसमें धारा प्रवाहित होगी, और जिधर धारा प्रवाहित होगी वही हमारी वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। तो ये इधर साइड आप E दिखा दोगे, ठीक है, माइनस प्लस। और आप सभी को पता है कि वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्या प्रवाहित होता है स्टूडेंट, मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करेंगे, और किस वेग से गति करेंगे, अनुगमन वेग VD से। यहाँ लिख दोगे VD। क्लियर सभी को? छोटा सा डायग्राम है, समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं है। एक चालक तार हमने ले रखा है जिसकी लंबाई कितनी है, स्मॉल l, और अनुप्रस्थ परिक्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है, कैपिटल A। और इस चालक तार के प्रत्येकांक आयतन में जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो कितनी है, n, स्मॉल n, ठीक है। और आप सभी को पता है कि जो धारा की दिशा होगी वही हमारी वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, वैद्युत क्षेत्र इधर लगा हुआ है और इलेक्ट्रॉन उधर गति करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में अनुगमन वेग VD से गति करने लगते हैं। चलो यहाँ पर अब थ्योरी लिखेंगे थोड़ी सी। माना कि चालक तार की लंबाई स्मॉल l एवं अनुप्रस्थ परिक्षेत्र का क्षेत्रफल कैपिटल A है। देखो डेरिवेशन बहुत सिंपल सा, समझने की कोशिश करना। जो चालक तार हमने ले रखा है इसकी लंबाई हमने कितनी मान ली है, स्मॉल l, और अनुप्रस्थ परिक्षेत्र का जो क्षेत्रफल है, ये वाली जो काट है ना, ये वाली, इनका क्षेत्रफल कितना माना है हमने, A, मतलब तार हमने कितना मोटा ले रखा है, क्षेत्रफल A है, तथा तार के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या
स्मॉल n है। ठीक है, ये जो मैंने बताया था ना आपको कि हमने जो चालक तार ले रखा है इसकी लंबाई कितनी मानी है l, और अनुप्रस्थ परिक्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है कैपिटल A, और तार के जो एकांक आयतन है, प्रत्येक एकांक आयतन में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये कितनी है इनकी संख्या स्मॉल n। आगे लिखोगे जब चालक तार के सिरों के बीच वैद्युत क्षेत्र लगाया जाता है, विभवांतर लिख सकते हो, विभवांतर उत्पन्न किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं, विभवांतर वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, बीच विभवांतर उत्पन्न किया जाता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में अनुगमन वेग Vd से गति करने लगते हैं। ठीक है, जो मैंने थ्योरी में लिखा है ना, वही देखो डायग्राम में लिखा हुआ है। अगर हमने इस चालक तार के सिरों के विभवांतर लगा दिया, V लगा दिया, अर्थात वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर दिया, तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक सूक्ष्म नियत वेग से गति करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, अनुगमन वेग Vd। इसलिए चालक में, यहाँ लिखोगे, इसलिए चालक में प्रवाहित धारा, आप सभी को मैं रिलेशन बता चुका हूँ विद्युत धारा और अनुगमन वेग में, I बराबर NEAVD, इसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दोगे। तो देखो थ्योरी जो मैंने लिखी है इसको अगर रट्टा मारोगे तो नहीं लिख पाओगे, बहुत ही सिंपल सी थी। पहले हमने इस डायग्राम के बारे में थोड़ा सा बता दिया, और फिर जो डायग्राम में हमने फंक्शन किया है वो हमने यहाँ पर लिखा है, और कुछ नया तो हमने नहीं किया ना, यही तो किया है बस। चलो अब आगे क्या लिखोगे, यदि चालक तार में वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, यदि चालक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन पर, ये लिखो, मुक्त इलेक्ट्रॉन पर वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में राइटिंग समझ में ना आए तो जो बोल रहा हूँ लिख लेना, विपरीत दिशा में लगने वाला वैद्युत बल F हो तो, ठीक है, कोई चालक तार हमने जहाँ ले रखा है उसमें बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन्स हैं, और मुक्त इलेक्ट्रॉन पर वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, वैद्युत क्षेत्र इधर लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन उधर गति कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन जब उधर गति करेगा तो बल भी तो उधर ही साइड लगने वाला है, तो कितना वैद्युत बल लगेगा वो हमको यहाँ पर लिखना है। तो आप सभी ने क्या पढ़ रखा है, एक सूत्र पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर में, F बराबर Q इंटू E, सभी बच्चों ने पढ़ा होगा, कोई दिक्कत नहीं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैंने परिभाषा बताई थी, वहाँ पर लिखा था Q बराबर, आप सभी ने क्या पढ़ रखा है, NE इंटू E। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ तो n का मान तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर F की वैल्यू क्या निकल के आएगी, कैपिटल F हो तो F बराबर लिखोगे आप सभी यहाँ पर E इंटू ई, क्या लिखोगे, E इंटू ई, बट यहीं पे थोड़ा सा कर दे रहा हूँ, बट E बराबर आप सभी जानते हो V अपॉन डी होता है, बट यहाँ पर हमने D ले रखा है, क्या, हमने चालक तार की लंबाई ले रखी है कितनी, L, तो यहाँ पर हम D की जगह क्या यूज़ करेंगे, L। तो अब यहाँ पर E को हटाकर आप क्या लगा दोगे, V अपॉन L, इसलिए F बराबर EV अपॉन L, इसे आप इक्वेशन नंबर 2 बना दो। क्लियर सभी को, बहुत ही सिंपल सा है। ये जो मैंने किया है फंक्शन, ये जो थ्योरी लिखी है पूरी की पूरी डायग्राम से लिखी है, यहाँ तक समझ में आ गया। अगर हम चालक में धारा प्रवाहन की बात करें, कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, आप सभी को मैं डेरिवेशन करा भी चुका हूँ, I बराबर NEAVD। अब चालक तार में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करेंगे तो उन पर वैद्युत बल लगेगा, कितना लगेगा, एक इलेक्ट्रॉन पर, वो मैंने यहाँ पर बता दिया आप सभी को। बट आप सभी जानते हो E बराबर V अपॉन डी होता है। अगर हम वैद्युत क्षेत्र निकालें तो कैसे निकालोगे, विभवांतर और दूरी, या फिर यहाँ पर लंबाई ले रखी है तो लंबाई का अनुपात जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगी। तो यहाँ पर आप E बराबर V अपॉन L लगाओगे, तो मैं यहाँ पर E को हटाकर क्या लिखूंगा, V अपॉन L, तो क्या सूत्र बन जाएगा, F बराबर EV अपॉन L। क्लियर सभी को, तो मैं ऊपर वाले जो लिखा है उसको मिटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो इसका। देखो डेरिवेशन बहुत इजी है, मैं कह रहा हूँ इसमें कुछ भी नहीं है, बस वैल्यूज़ को इधर से उधर पुटअप करना है और आपका ये डेरिवेशन समाप्त हो जाएगा, और कुछ नहीं करना है इसमें ज़्यादा। देखो कैसे देखा जाए तो यहीं तक डेरिवेशन है ये। चलो आगे लिखोगे, यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m
यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m हो तो उसमें उत्पन्न त्वरण, आप सभी ने एक सूत्र पढ़ा होगा गति का सेकंड लॉ, F बराबर m इंटू ए। द्रव्यमान और त्वरण का जो गुणनफल है वो बल कहलाता है। तो मैं यहाँ पर a बराबर निकालूंगा क्योंकि मैंने त्वरण लिखा है, तो a बराबर क्या सूत्र बन जाएगा, F अपॉन m, यही तो बनेगा। अगर आप यहाँ से a का मान निकालोगे तो m को इधर लेके जाओगे, नहीं जाओगे तो इसके बट्टी में चला जाएगा। तो a बराबर क्या सूत्र बना, F अपॉन m। अभी हमने f की वैल्यू देखो यहाँ से निकाली थी, क्या f बराबर क्या था, EV अपॉन L। तो मैं यहाँ पर इस f को हटाकर EV अपॉन L लगा सकता हूँ, तो क्या लिखोगे, इसलिए a बराबर EV अपॉन L आएगा, m नीचे है तो ml में लिख दूंगा इसको। इसे क्वेश्चन नंबर 3 बना दो। बताओ रटना पड़ेगा, इसमें कुछ भी नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन जो हमको दे रखा है उसका द्रव्यमान कितना है, m है, तो उस इलेक्ट्रॉन में कितना त्वरण उत्पन्न होगा, कितना एक्सेलरेशन उत्पन्न हो रहा है, वो हम इस सूत्र के द्वारा निकाल सकते हैं। क्लियर है। और f का मान हम पहले ही यहाँ पर निकाल चुके हैं, EV अपॉन L। तो मैंने इस वैल्यू को यहाँ पर केवल पुटअप किया है। आगे लिखोगे, यदि इलेक्ट्रॉनों का वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में प्रारंभिक वेग क्रमशः U1, U2, U3, UN हो तथा धनायनों तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों की धनायनों से दो क्रमागत टक्करों के औसत समयांतराल, जिसको हमने श्रांतिकाल नाम दिया था ना, उसी की बात करें, औसत समयांतराल क्रमशः τ1, τ2, τ3, τn हो तो अनुगमन वेग। अगर आपने देखो गति का फर्स्ट इक्वेशन पढ़ रखा है, गति का पहला समीकरण v बराबर u प्लस at होता है। मैं इसी को यहाँ पर फॉलो करने वाला हूँ। कैसे करने वाला हूँ वो समझो। देखो v की जगह मैं यहाँ पर vd यूज़ करूँगा, अनुगमन वेग। थोड़ा बहुत चेंज आएगा और कुछ नहीं आएगा। u की जगह मैं u ही लगाऊंगा, प्लस a, यहाँ पर टाइम नहीं ले रहे हम, क्या ले रहे हैं, श्रांतिकाल, औसत समयांतराल, तो t की जगह τ1 लगा दोगे। ये पहले इलेक्ट्रॉन की बात हो गई। इसी तरह न जाने इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्लस u1 प्लस a τ2 सेकंड इलेक्ट्रॉन, प्लस u3 प्लस a τ3 थर्ड इलेक्ट्रॉन, प्लस डैश न जाने n, हमने n तक माने हैं, तो un प्लस a τn अपॉन n। औसत इसको अभी नहीं लेंगे, ठीक है ना। औसत निकाल रहे तो हम क्या करेंगे, इसके पूरे के बट्टे में n से डिवाइड करेंगे, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, n तक हैं। कितने हैं, n तक हैं। उसके बाद आगे क्या कर सकते हो, u के पद एक तरफ ले लो, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डैश un अपॉन n हो गया, प्लस a τ1 वाले पद एक तरफ ले लो, तो a तो कॉमन आ जाएगा, τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 प्लस डैश τn अपॉन कितना आएगा, n। क्लियर है सभी को टॉपिक। कुछ भी समझ में ना आ रहा हो तो बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। जो u वाले पद थे उधर मैंने उनको एक साइड कर दिया, u1 प्लस यहाँ पर u2 होगा, ठीक है, u2 प्लस u3 प्लस un, ये तो एक तरफ आ गए बट्टे में n। और a τ1 वाले पद, a τ2 वाले पद मैंने दूसरी साइड ले लिए, तो a तो हमारा कॉमन आ गया उनसे, तो τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 प्लस डैश τn अपॉन n। क्लियर है ना यहाँ तक सभी को। पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लो और यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो रहा है। और देखो आप सभी ने अगर छोटी सी बात पढ़ रखी है, जो प्रारंभिक वेग होता है, प्राइमरी वेलोसिटी जो है वो हमेशा शून्य होता है, तो ये वैल्यू तो आपकी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो मैं ऊपर से मिटा देता हूँ पहले। डेरिवेशन थोड़ा सा बड़ा है बट है इसमें कुछ नहीं, अगर आप 2-4 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको तैयार हो जाएगा। एक बार में डेरिवेशन क्लियर किसी को नहीं होता है, ठीक है। चलो आगे क्या करोगे, बट u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डैश un अपॉन n, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, ठीक है।
और आगे क्या करोगे, टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 प्लस डैश टाउ n अपॉन n, इनको हम क्या मानेंगे, औसत समयांतराल टाउ। तो इन सभी को हटाकर क्या आ जाएगा, टाउ। इसलिए Vd बराबर 0 प्लस a, उसके बाद टाउ, या फिर मैं इसको क्या लिखूंगा, Vd बराबर a टाउ। इसे आप इक्वेशन नंबर 4 बना दोगे, ठीक है। शायद 4 ही चल रहा होगा अभी, क्योंकि थर्ड इक्वेशन हमने इसको बनाया था a बराबर EV अपॉन ml को, ठीक है। और सेकंड मैंने यहाँ पर बनाया था, आप सभी को इतना तो पता ही होगा। क्लियर है सभी को यहाँ तक? मैं नीचे वाला टॉपिक हटा देता हूँ। अब कुछ नहीं करना, केवल वैल्यू इधर से उधर पुट अप करनी है। कैसे करनी है, इस Vd के मान को हम समीकरण 1 में उठा के लिखेंगे, तो रखेंगे, तो यहाँ लिखोगे समीकरण 1 व 4 से हमने I बराबर पढ़ा था NEA Vd की जगह क्या लोगे, a टाउ। क्या लोगे, a टाउ, क्योंकि I बराबर NEA Vd था। तो Vd की जगह हमने ऊपर क्या निकाला है अभी, a टाउ। तो मैं Vd को हटा के क्या लिखूंगा, a टाउ। इसे आप इक्वेशन नंबर 5 दे दोगे। अब आगे बात करते हैं, हमने इस इक्वेशन को सेकंड पॉइंट दिया था, सेकंड नंबर दिया था। तो अब आपको ये वाली वैल्यू है ना, देखो a बराबर क्या है, EV अपॉन ml, तो यहाँ पर a हटाकर EV अपॉन ml लगाना पड़ेगा। तो लिखोगे समीकरण 2 व 5 से, केवल वैल्यू को इधर से उधर पुटअप करना है यार, और कुछ नहीं है इसमें। I बराबर NEA, उसके बाद EV अपॉन ml, a हट गया, इंटू टाउ। हमको फॉर्मेट क्या चाहिए, हमको फॉर्मेट चाहिए V अपॉन I का फॉर्मेट, क्योंकि हमारा यही ओम का नियम है। तो मैं यहाँ पर यही फॉर्मेट बनाने की कोशिश करूँगा। V है, I को मैं V के बट्टे में लेके जाऊँगा, तो V अपॉन I हो गया मेरा। ml जो है वो I की जगह आ जाए, क्योंकि I ml की जगह जा रहा है, तो ml बटे ऊपर क्या रहे, NEE, तो NE स्क्वायर a टाउ, NE स्क्वायर a टाउ, यही तो हो गया। अब स्टूडेंट देखो, अगर ताप नियत है, यहाँ लिखोगे यदि चालक तार का ताप नियत हो तो क्या हो जाएगा, द्रव्यमान है चालक तार का सेम रहेगा, लंबाई है जितनी उतनी रहेगी, प्रत्येकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या भी सेम रहेगी, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कांस्टेंट होता है, क्षेत्रफल भी उस चालक तार के लिए कांस्टेंट रहेगा। लेकिन अगर हमने टेम्परेचर जो कांस्टेंट कर दिया, तो उसका जो श्रांति काल है, रिलैक्सेशन टाइम है, वो भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये पूरी की पूरी वैल्यू हमारी कांस्टेंट हो चुकी है। नियत हो तो ml अपॉन NE स्क्वायर a टाउ इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो हम क्या करेंगे, इसलिए V अपॉन I इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा, और ये कॉन्स्टेंट आप सभी जानते हो किसके इक्वल होता है, R के। यही तो हो गया। अब देखो, ये कॉन्स्टेंट हमने लिया है R, और यहाँ पर भी तो वैल्यू कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ लिख सकते हो, इसलिए R बराबर ml अपॉन NE स्क्वायर a टाउ, ये हमारा R का वैल्यू निकल के आ जाएगा, ठीक है। ऐसे भी लिखा जा सकता है। नीचे लिख लोगे यही ओम का नियम है, एक लाइन में लिख लेना, यही ओम का नियम है। तो स्टूडेंट, हमने अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति कर दी, कि डेरिवेशन बना दी हमने ओम्स लॉ के आधार पर, ओम्स लॉ ड्रिफ्ट वेलोसिटी के आधार पर। तो था तो इसमें कुछ नहीं, बस वैल्यू को इधर से उधर भेजना था, उधर से इधर लाना था। लेकिन अगर आप 2-3 बार प्रैक्टिस इसकी नहीं करोगे तो आपको ये समझ में नहीं आने वाला। तो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट। तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करने में कंजूसी मत करना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।